Hello everyone, welcome to my UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ इसका 16-17 अप्रैल को आपका एग्जाम है। 71 टेस्ट ऑलरेडी इसके कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 72 हम अभी डिस्कस करेंगे इसका। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के नोट्स, टेस्ट वगैरह सब मिल जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का लिंक वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज का जो टेस्ट है, इससे पहले वाला जो टेस्ट किया था वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे किया था, जो पूरा का पूरा टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पे ही बेस्ड था। आज जो हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये पॉलिटी का जो हमारे सिलेबस में है उस पे बेस्ड है। इंडियन पॉलिटी जो दे रखा है हमारे प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये जो भी हमारे सिलेबस में दे रखा है उस पे बेस्ड है आज का टेस्ट। लेट्स बिगिन। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं। बात हो रही है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इनमें से किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़े हुए हैं, ये पूछा गया है। मूल अधिकार क्या है? ये आपको राइट्स की गारंटी देते हैं। आपके जो राइट्स हैं उनकी गारंटी देते हैं, आपके जो अधिकार हैं उनकी गारंटी देते हैं नागरिकों को, ये है। इसमें सामाजिक सहायता नहीं है। मूल कर्तव्य क्या है, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, वो इसमें मेंशन है। जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमें सामाजिक सहायता कार्यक्रम, क्योंकि देखिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये गवर्नमेंट की ओर से प्रयास किए जाते हैं, और वो सब कहाँ मेंशन है, वो सब इसी में है नीति निर्देशक तत्व। सोशल सर्विस, इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ये पूछा गया है, देश के जो शासन है उसके लिए आधारभूत क्या है। ये आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये न्यायालय द्वारा वैसे तो जस्टिसेबल नहीं है, फिर भी देश के प्रशासन में मूलभूत समझे जाएंगे तथा राज्यों को का कर्तव्य होगा कि इसे लागू करें। ये किसके बारे में कहा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, इनके बारे में कहा है कि वैसे तो आप इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये आपको नहीं मिल रहे हैं। इनमें जो भी मेंशन कर रखा है कोई आर्टिकल, और अगर वो लागू नहीं है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई आप लागू कीजिए। लेकिन फिर भी देश के प्रशासन में ये मूलभूत समझे जाएंगे और राज्यों का ये कर्तव्य होगा कि इसे लागू करें। ये लिख रखा है आर्टिकल 37 में। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, ये किसने कहा है? प्रस्तावना हमारा जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है उसकी कुंडली है, ये कहा है के.एम. मुंशी ने। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इनके बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? देखिए आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब इसमें अस्पृश्यता की जो प्रथा है उसको समाप्त करने का प्रावधान है। जो अस्पृश्यता है वो गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध है। अनटचेबिलिटी ये है आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 है, ये इसी के बारे में है कि आपके साथ इनको लेके भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो दंडनीय अपराध भी है।
आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 में लिखा है कि राज्य, सैन्य, मतलब आप कोई उपाधियां नहीं ले सकते। टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आप उपाधियों का उन्मूलन का प्रावधान है इसमें। भारत में उपाधियों की मान्यता और सम्मान को खत्म किया गया है। राज्य, सैन्य और शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे सकता है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी देश से कोई उपाधि नहीं ले सकता। अब आप सुनते होंगे कि उस देश ने इसको, जैसे थोड़े टाइम पहले फ्रांस ने दिया था, शशि थरूर जी को प्राइज दिया था, तो वो प्राइज में पुरस्कार में आता है किसी के लिए, वो कोई टाइटल नहीं है। यहां बात हो रही है उपाधि की। तो जो लोग भारत के नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन कोई पद धारण करते हैं, वे राष्ट्रपति की सहमति के बिना भी किसी विदेशी देश से कोई उपाधि नहीं ले सकते। भारत के नागरिक नहीं है जो लोग, लेकिन राज्य के अधीन कोई पद धारण करते हैं तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। जो लोग राज्य के अधीन कोई पद धारण करते हैं वे राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी देश से कोई उपहार भी नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 18 क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये जो उपाधियां हैं इनको समाप्त करना। और आर्टिकल 14 क्या है? अनुच्छेद 14 है, भारत के संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है, ये सभी पार्ट 3 में ही है, भाग 3 में, मौलिक अधिकार का वर्णन करता है ये। इसमें सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता है, कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है ये। इक्वल जस्टिस, इक्वल लॉ, समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 देता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? ये कहा है हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह ने कहा है। हिदायतुल्लाह कौन थे? ये थे एम हिदायतुल्लाह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं एम हिदायतुल्लाह। और ये मानते थे कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल, ये अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन ये एक घोषणा से बढ़ के भी है, उससे भी ज्यादा है, और ये हमारे संविधान की आत्मा है। ये फॉर्मर सीजेआई रहे हैं एम हिदायतुल्लाह, उनका मानना था। जबकि के एम मुंशी क्या कहते थे इसके बारे में? के एम मुंशी के अकॉर्डिंग जो प्रस्तावना है वो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है, और केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का एक भाग भी माना था। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ये कौन से देश से लिया गया है? हमने, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और ये कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और देखिए, ये समवर्ती सूची, या फिर इसको कई बार सूची थर्ड के नाम से भी पूछ लिया जाता है आपसे। सूची थर्ड, 7वीं अनुसूची जो है, 7th शेड्यूल, भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें दी गई है। टोटल 52 आइटम्स हैं। कितने हैं? 52। ओरिजिनली इसमें कितने थे? ओरिजिनली इसमें 47 थे, तो ये 5 कहां से आ गए? फिर बाद में 5 और ऐड किए गए हैं इसमें। और वो कब ऐड किए गए हैं? जब 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, और उसमें फिर राज्य सूची के 5 जो सब्जेक्ट थे उनको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। ये 5 जो बाद में ऐड किए गए हैं 1976 में, ये पहले राज्य सूची में आते थे, स्टेट लिस्ट में, बाद में इनको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। और ये 5 कौन से हैं? एजुकेशन है, इसके अलावा जो वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण है, इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, या फिर जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट नाप तोल का जो विभाग है, और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो न्याय प्रशासन है, ये 5 डिपार्टमेंट कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिए थे। अदरवाइज ओरिजिनली इसमें से 47 थे और अभी 52 हैं।
संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य कहाँ है? ये है पार्ट 4 ए में। पार्ट 4 तो क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और ये 4 ए में है मूल कर्तव्य, और इसमें भी 51 ए में मूल कर्तव्यों को जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको शामिल किया गया है। और अभी प्रेजेंट में 11 हैं ये। इसमें भी पहले 10 थे, ये 10 हुआ करते थे। और 10वें को भी कब जोड़ा गया था? पहले इसमें 10वां ऐड किया गया था। पहले 10 नहीं थे, इसमें 10वां ऐड किया गया था जब जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं 42वां संशोधन किया 1976 में, जब इसमें 10वां ऐड किया गया था। और जो 11वां है, ये 11वां ऐड किया गया था 2002 में, जब 86वां 86th अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, उसके जरिए ये 11वां ऐड किया गया था इसमें, जो बच्चों के लिए एजुकेशन का है वो 6 से 14 साल। तो अभी प्रेजेंट में इसमें 11 हैं। और ये कहां से लिया था हमने? यूएसएसआर से प्रेरित होकर लिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का राज्य बना था, 22वां राज्य बना था सिक्किम 16 मई 1975 को। और सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था जो 36वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1975 का, उसके तहत इसको पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। और ये 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। 1973 में क्या हुआ था? 1973 में मैसूर का नाम बदल के और कर्नाटका किया गया। इसके अलावा 1972 की बात करें तो 1972 में क्या है आपका? हमारा मेघालय के अलावा मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको अलग राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों के लिए जो उपलब्ध है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं हम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, गैर भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है ये। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है? अनटचेबिलिटी का पूछा है, ये आर्टिकल 17 है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? जो जॉइंट सीटिंग होगी, जो दोनों सदन है, लोअर सदन, लोअर हाउस, अपर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, इनकी जो जॉइंट सीटिंग है, संयुक्त बैठक है, इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? ये प्रावधान लिया था हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कई देशों से मिलकर बना है, लेकिन ये जो जॉइंट सीटिंग का है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने? आयरिश जो संविधान है उससे हमने लिए हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है वो भी आयरलैंड से ली है। राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही बोरो किया है। सोवियत संघ से क्या लिया है हमने? सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, जो मौलिक कर्तव्य है। और जो प्रस्तावना में ऐड किया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये भी हमने यूएसएसआर से लिया था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमसे पूछा है ज्वाइंट सीटिंग का, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? एक व्यक्ति सदन के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, और यह शर्त राज्य विधानमंडल है उस पर भी लागू होती है।
कोई एक ही व्यक्ति किसी सदन में एक से अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है, 2 सीटों के लिए अगर वो चुना भी गया है, तो उस व्यक्ति को भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसके सचिव को 10 दिनों के अंदर अंदर लिख के देना होता है कि वो कौन सी सीट पे रहेगा और कौन सी खाली कर रहा है, नहीं तो ऑटोमेटिक उसकी एक सीट रद्द मान ली जाती है, वैकेंट मान ली जाती है अगर ऐसा नहीं करता है तो। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान के किस भाग में इनका जिक्र किया गया है? आर्टिकल 12 से 35, ये संविधान के भाग 3 में है। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है क्या? देखिए, जनरली तो 5 साल का होता है लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन 5 साल की अवधि से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे लोकसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेंगे। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? आर्टिकल 74 फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनकी सलाह से राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं, और ये किसमें है? आर्टिकल 85 में। दो 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? 2002 में 2 दिसंबर 2002 को 2 दिसंबर 2002 को ये 86वां संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये है 86वां। 96वां संशोधन क्या है? 96वां की बात करें, 96वें संविधान संशोधन, ये 2011 में किया गया था, और इसमें उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया था, और उड़िया भाषा का नाम ओडिया कर दिया गया था। उड़ीसा का नाम ओडिशा और उड़िया भाषा ओडिया। 84वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये क्या 84वां संविधान है, इसमें 2001 के आधार पर लोकसभा की जो मौजूदा सीटों की कुल संख्या है वर्ष 2026 होने तक ये उतनी ही रहेगी, जो कि 1971 की जनगणना पे आधारित है। ये जो अभी लोकसभा में सीटें हैं ये किस जनगणना पे आधारित है? जो 1971 में जनगणना की गई थी उसी पे आधारित है। और अभी आप सुन रहे होंगे, कई न्यूज में, अखबार में कहीं पढ़ रहे होंगे कि तमिलनाडु में चल रहा है हिंदी का, कि ये हम पे जबरदस्ती हिंदी थोप रहे हैं। इस तरीके का इश्यू चल रहा है। कई और राज्यों में भी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। अभी कल ही शायद महाराष्ट्र में कुछ हुआ है। तो ये चलेगा, क्योंकि ये एक बनाया जा रहा है कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी। 2026 तक के लिए है ये सीटें, और ये भी किस पे बेस्ड है? 1971 की जनगणना पे बेस्ड है। तो अब उनको ये लग रहा है कि अगर पॉपुलेशन वाइज हो, सही रेशियो में हो, जैसे बिहार की जितनी सीटें, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इस रेशियो में सीटें हो, तो ऑब्वियसली केरला, तमिलनाडु, इनकी सीटें कम होंगी। तो अभी से वो ये कह रहे हैं। हालांकि होम मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसा अभी कोई विचार नहीं है। 42वां संविधान संशोधन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको। हमसे पूछा है शिक्षा का, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। जब ये 2026 में बदलेगा तो हो सकता है सीटें 800 के आसपास हो जाएं, लोकसभा की 800 के आसपास सीटें हो सकती हैं। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार है? अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलना और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार है? यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में।
अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है सभी धार्मिक संप्रदाय और वर्गों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 25 क्या है? इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और इसके टेस्ट सीरीज को सिर्फ आप पढ़िए और उसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सफिशियंट रहेगा। पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, सब कुछ उसमें मिल जाता है आपको। बस आपको मेहनत करना है, मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी एग्जाम नजदीक है तो जी जान लगा के आप पूरा टाइम दीजिए अपनी तैयारी को। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किन्होंने काम किया था, किसने काम किया था? जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद में भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने काम किया था। जवाहरलाल नेहरू है 1947 से और 1964 तक लगातार तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इंदिरा जी है जो पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। इसके अलावा टीटी कृष्णमाचारी है। टीटी कृष्णमाचारी ये पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे हैं, 2 बार वित्त मंत्री भी रहे हैं ये। लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 64 से 66 तक और बाद में इनकी ताशकंद में मृत्यु हुई थी। तो पंडित नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा अंतरिम प्रधानमंत्री बने। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। मतलब कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। मतलब कोई मेंबर है, अब वो बिना परमिशन लिए उससे पार्लियामेंट से स्पीकर से 60 दिन तक अगर वो सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो उनका सदन का जो पद है वो रिक्त मान लिया जाता है, उसको रिक्त घोषित कर दिया जाता है। और ये किसमें मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 101 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कौन सा है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66 है, आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के तहत किया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पे होता है ये, जिसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 81 है उसमें लोकसभा की संरचना का वर्णन किया हुआ है। 81 की बात कर रहे हैं हम। और 91 में क्या दिया हुआ है? इसमें उल्लेख है कि सभापति उपस्थित नहीं है तो सभापति का काम उपसभापति देख सकते हैं, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।